जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं लेके आया हूँ आपको आरआरबी एएलपी लोको पायलट के लिए जो प्राइस में जो क्वेश्चन हुए थे गत वर्ष में, उसके ही सॉल्यूशन। और दोस्तों, यदि आप भी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, तो हमारे चैनल पे निःशुल्क हम पूरा इलेक्ट्रिकल कोर्स तैयार कर चुके हैं। तो आप जाके हमारे चैनल की प्ले लिस्ट है मध्य प्रदेश लाइनमैन भर्ती, उसमें जाके पूरे इलेक्ट्रिकल के सारे आप सिलेबस पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पेपर। ये पेपर कब का है? तो हमारा डेट है 23 जनवरी 2019 का। ट्रेड कौन सी है? हमारा इलेक्ट्रीशियन। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिकल में आते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रीशियन का पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूपीएस ऑफलाइन यूपीएस की आवश्यकता होती है। क्या किसकी आवश्यकता होती है? यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनरप्टेड पावर सप्लाई, बिना रुके बिना बाधित हुए सप्लाई देना। इन्वर्टर और इसमें यही फर्क होता है, इन्वर्टर भी हमारा सप्लाई देता है पर इन्वर्टर कुछ मिली सेकेंड के लिए, यानी क्या हो जाता है, सप्लाई को कट कर देता है। पर यूपीएस बिना कट करे सप्लाई देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूपीएस अबाधित पावर सप्लाई। तो इसमें क्या यूज होता है? इसमें क्या लगी रहती है? बैटरी। क्या लगी रहती है? बैटरी। क्लियर है? अगला हमारा क्वेश्चन है, भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि। तो आप ये जो हमारा अंडरग्राउंड लाइन है उसको डालने की सबसे आसान विधि कौन सी होती है? तो इसको क्षैतिज दिशा में ड्रिलिंग करके नहीं, आप इसको अप्रत्यक्ष गड़ाई सेमी डायरेक्ट नहीं, पाइप की देखिए नहीं, तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड, यानी हम प्रत्यक्ष गड़ाई, यानी इसको हम डायरेक्ट मेथड की कितने बाई कितने का हम इसको खोदना है, ये हम इसको डायरेक्ट मेथड द्वारा हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी की रेटिंग नापी जाती है। तो दोस्तों, बैटरी की रेटिंग जो नापी जाती है वो एम्पियर घंटे में, एज टाइम में नापी जाती है, एज तो एम्पियर घंटे में। आपने मोबाइल लेते हो तो आपने मोबाइल भी आप क्या 5000 mAh की बैटरी, कितने mAh की बैटरी है? 5000 mAh। तो mAh ये क्या बताता है? बैटरी की क्षमता, कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर का प्रदर्शन होता है। तो हम कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर दो चीजें। कैपेसिटर का यूज होता है एक फेज को दो फेज में करने के लिए, दूसरा जहां पर भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई, यानी टॉर्क को हाई करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? हमारा कैपेसिटर। दूसरा लोड को, ठीक है, जहां पर भी लोडिंग होने वाला काम होता है उसको हमको इंप्रूवमेंट करने के लिए, ना अच्छे से काम करवाने के हम किसका यूज करते हैं? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर रन मोटर। रिवर्स की आवश्यकता के द्वारा, यदि रिवर्स का कोई काम करवाने के नहीं। दूसरा, इसके भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा, हाँ, आप भारी लोड पर मोटर की स्टार्ट क्षमता करते हो, या मोटर को गति को नियंत्रण नहीं कर सकते, निम्न अवगुण नहीं, हमको अच्छा टॉर्क चाहिए रहता है, या हम भारी जो हेवी लोड है उस पर हमारा मोटर काम कर पाए। अगला, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या क्या भरी जाती है? तो सिलिका जेल भरी जाती है। दोस्तों, क्या भरी जाती है? सिलिका जेल। यदि आप हमारे अभी चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारे मध्य प्रदेश की लाइनमैन भर्ती की यूट्यूब पर पूरी निःशुल्क क्लासेस है, उसमें मैंने ट्रांसफार्मर को बहुत डीप में पढ़ाया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन सा जेल यूज होता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल को हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। एक और इसका नाम आता है कैल्शियम क्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaCl2। क्लियर है? यदि एग्जाम में आए कि यदि सिलिका जेल नहीं है, उसमें दे दे कैल्शियम क्लोराइड, तो आपको पता होना था कि ब्रीदर में जो सिलिका जेल होता है उसका मेन नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। का सूत्र क्या होता है? CaCl2। अब जो सिलिका जेल है, वो सिलिका जेल कैसे कलर की होती है? तो यदि जब वो सिलिका जेल पहले तो भरते कायम में ब्रीदर में, और ये कैसे रंग की होती है? जब इसको भरी जाती है तो इसका कलर कैसा होता है? हमारा नीला। कैसा होता है? नीला। और ये जब नमी को सोख लेती है, नमी को सोख लेती है तो इसका कलर कैसा होता है? गुलाबी। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऐसा जो केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है उसको हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग स्टेबलाइजर में यूज किया जाता है। तो ऑटोमेटिक स्वचालित ट्रांसफार्मर होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसको हम वेरिएक भी बोलते हैं। याद रखना, ऑटो ट्रांसफार्मर को वेरिएक भी बोला जाता है। इससे हम सेकेंडरी वाइंडिंग से बहुत सारे टर्न निकाल देते हैं, तो अलग अलग वोल्टेज हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज, तो आप वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं वेरिएक। क्या बोलते हैं? वेरिएक।
बढ़िया। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश कौन सा होता है? तो सोडियम वेपर लैंप जो होते हैं वो पीला कलर देते हैं। कौन सा कलर देते हैं? हमारा येलो कलर देते हैं। जो हमारे चौराहे इन पर पहले जो लाइट लगे रहते थे लैंप, उसमें जो येलो कलर आता था वो कौन सा लैंप लगे थे? सोडियम वेपर लैंप लगे रहते थे। जो इलेक्ट्रिकल आयरन है उसकी बेस प्लेट की तली में ऊष्मा किस प्रकार से वितरित होती है? तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे इलेक्ट्रिकल प्लेट, जो हमारी जो प्रेस होती है, उस प्रेस में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके द्वारा? चालन के द्वारा, यानी कंडक्शन के माध्यम से क्या होती है? ऊष्मा का वितरण होता है। क्लियर है? यानी प्लेट में पूरी तरह चारों तरफ क्या होती जाती है? हीट चली जाती है। वो किसके कारण होता है? हमारी ऊष्मा के कारण। अगला, ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। किस रूप में यूज करते हैं? तो हम एक्टिव मोड में, जब हमको 4 मोड होते हैं, एक्टिव होता है, ठीक है, डीएक्टिव होता है, कट ऑफ होता है, सेचुरेशन मोड होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो हम जब एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं तो इसको कौन सा यूज में? एक्टिव क्षेत्र में इसको यूज करते हैं। डीसी जनरेटर में पोलों की संख्या आर्मेचर चालक की संख्या के नियत है, यानी हमारा जो ए है वो किसके बराबर है? समांतर चालों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर है। तो कौन सी वाइंडिंग होगी? तो पहले तो हमको बेक ईएमएफ का सूत्र पता होना चाहिए। बेक ईएमएफ का सूत्र होता है फ्लक्स जेड एन पी अपॉन 60 इंटू ए। यहाँ पी होता है पोल, एन होता है नंबर ऑफ टर्न, जेड होता है कंडक्टर और ए होता है हमारे समांतर चालकों की संख्या। तो जो हमारा लेफ कौन सी वाइंडिंग होती है? 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक वेव होती है और एक लेप होती है। तो जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें ए बराबर क्या होता है? हमारा पी होता है। और जो लेप वाइंडिंग होती है, लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? हमारी 2। क्लियर है? तो हमारा कौन सा आ जाएगा? तरंग वाइंडिंग, जिसको हम बोलते हैं वेव वाइंडिंग। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होती है, तो हम जो पानी का मोटर यूज करते हैं उसमें इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। कौन सी मोटर यूज करते हैं? इंडक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत रोधक है? विद्युत रोधक का मतलब होता है इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर है हमारा? तो इंसुलेटर कौन सा है? तो हम आपको दिखाते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर सबसे पहले जिसमें करंट फ्लो नहीं हो जाता उसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तो चांदी में करंट जा सकता है, लोहे में जा सकता है, तांबे में, ये सब इंसुलेटर। ये क्या है? करंट चाल कंडक्टर है। प्लास्टिक क्या है हमारा? इंसुलेटर, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में किसके सहारे देने के लिए उपयोग किया जाता है? खंबा या कॉलम या पोस्ट है। जो जब हम कहते हैं तो ये पोल होता है वो किसके लिए हम यूज करते हैं? तो जो सिरोपनी लाइन में फाइबर ऑप्टिकल केबल के मार्ग प्रकाश लाइटों में जो हमारा ओवरहेड लाइन होती है, जो हमारे सिर के ऊपर से जो लाइन जा रही है, उन लाइन में फाइबर जो केबल होती है, ऑप्टिकल केबल, उनको सहारा देने के लिए हम कौन सा? यूटिलिटी पोल का यूज करते हैं। क्लियर है? अगला, यदि हम प्रतिरोधों को श्रेणी में लगाएं तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो याद रखिएगा, सीरीज में यदि हमने सीरीज 2 प्रकार के कनेक्शन करेंगे, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो श्रेणी सर्किट में संयोजित किया जाए तो क्या प्रवाहित होने वाली धारा सेम होगी? अब यहाँ पे समान तो ऑप्शन नहीं है, यानी 0 है। 0 क्यों होगी करंट? यदि आपने श्रेणी में क्रम में संयोजित किया था, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? देखो 2 चीजें, या तो सेम हो, समान आना चाहिए। 0 कैसे होगी? या तो इनको देना चाहिए कि यहाँ पर हम कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। 0 कैसे होगी? दोस्तों, जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट क्या होता है? सेम होता है। अगला, निम्न में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो इंडक्टर ही होगा इसमें। नाइक्रोम, नाइक्रोम का वायर पता होगा आपको किसमें यूज होता है? हीटिंग एलिमेंट में। जो हम करंट देने पे हीट डेवलप हो जाती है, जो हमारा हीटर होता है, इन सभी में कौन सा वायर होता है? नाइक्रोम। यूरेका किसके लिए यूज होता है हमारा? किसके लिए यूज होता है? यूरेका धातु। तो यूरेका धातु हम यूज करते हैं हम रेजिस्टेंस बनाने के लिए। टंगस्टन हमारा आपको पता है किसमें? बल्ब में। कार्बन इंडक्टर। देखो, इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर का मेन काम होता है जो करंट, जो कुंडली होती है, हम तार को हम जब लपेट देते हैं कॉइल के रूप में, तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो किसके रूप में होती है? चुंबकीय रूप में या चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। इंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं पेरेंट। तो आपको इंग्लिश वर्ड भी याद करना, बच्चों का भी यहाँ पे पता ही नहीं होगा कि इंडक्टर, वो तो पेरेंट याद करता, तो आपको यहाँ पर इंडक्टर याद करना पड़ेगा। करंट में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है। अलग अलग
इलेक्ट्रिकल नियम, बिजली नियम से पीड़ित लोगों को पूर्ण जीवन का महत्व कौन देता है? तो कट ऑफ नियम 44, जो हमारा कट ऑफ का नियम जो होता है 44, वो कौन देता है? बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को पूर्ण जीवन का महत्व बताने का ये नियम रखा गया है। वैसे आपका एनर्जी मीटर, यानी आपकी एनर्जी मीटर के जो नियम है वो किस में रखा जाता है? 38 में। कॉन्टैक्ट नियम, आपका कॉन्टैक्ट किस प्रकार से कनेक्शन है वो किस में रखा जाता है? 46 में। स्विच के, आपको कौन सा स्विच कितना, हम 2 वे स्विच, 1 वे स्विच, ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच किस नियम के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं? 37 के अकॉर्डिंग। ISI कोड के अनुसार भूसंपर्क योजना में कौन सा रंग यूज होता है? यानी अर्थिंग के लिए कौन सा वायर होता है? हमारा हरा। तो अर्थिंग के लिए हमारा होता है हरा वायर, और जो फेज होते हैं, जो लाइव वायर जीवित तार होता है, उसके लिए कौन सा कलर होता है? लाल रंग, यानी रेड कलर, ठीक है। और जो न्यूट्रल होता है उसके लिए कौन सा कलर होता है? हमारा काला कलर। और याद रखिएगा, जो कंट्रोल वायरिंग होती है, कौन सी वायरिंग? कंट्रोल वायरिंग, जो PLC इसमें करते हैं कंट्रोल वायरिंग। आजकल एग्जाम में आने लग गया, ITI TO के एग्जाम में आया था कि कंट्रोल वायरिंग कौन से कलर से की जाती है? तो ग्रे, या तो ग्रे मिलेगा या व्हाइट, ग्रे कलर का वायर यूज करोगे या व्हाइट कलर का। और इन्वर्टर वायरिंग के लिए हम कौन सा वायर यूज करते हैं? येलो कलर का। इन्वर्टर वायरिंग के लिए कौन सा? पीले कलर का हम वायर यूज करते हैं। तो क्लियर होगा वो आपको? क्लियर है सभी को? कंट्रोल वायरिंग के लिए ग्रे या सफेद कलर, इन्वर्टर वायरिंग के लिए पीला कलर, लाइव वायर यानी हमारा जीवित तार जिसको हम बोलते हैं फेज वायर के लिए हम लाल वायर, न्यूट्रल के लिए हम काला वायर, और अर्थिंग के लिए हम कौन सा? हरा वायर यूज करते हैं। ठीक है, अब कितना कौन सा यूज करता है? अकॉर्डिंग टू लोड, कितना mm का यूज करना है। बैटरी की संतुलित, बैटरी की बैलेंसिंग सर्किट में वृद्धि करता है। कब बैटरी की संतुलन में कब वृद्धि करता है? तो बैटरी का जो जीवन काल हो वो बढ़ेगा, तो वही इसकी क्या होगा? बैलेंसिंग में वृद्धि करेगा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी चालक के विलयन में, यानी एक लिक्विड है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित, तो उसके विलयन में रंग परिवर्तन है, ये क्या दर्शाता है? तो आपको इतनी बात पता होना चाहिए कि ये केमिकल इफेक्ट दर्शाता है। क्या दर्शाता है? केमिकल, रासायनिक प्रभाव। आपने बैटरी देखा होगा, बैटरी के अंदर हम पानी डालते हैं, जब उसमें करंट देते हैं तो उसका कुछ धीरे धीरे उसका पानी का कलर क्या हो जाता है? चित्र का रंग चेंज होने लगा। ये क्या बताता है? धारा का रासायनिक प्रभाव। यानी ये सब किस पे काम करते हैं? बैटरी और सेल, सब इस पे ही काम करते हैं। वार्ड लियोड नियंत्रण विधि क्या है? तो ये एक तरह से क्षेत्र यानी फील्ड कंट्रोल मेथड है कि हम फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है आपको? जो फील्ड वाइंडिंग उसको कंट्रोल करा जाता है। याद रखिएगा, ये 0 से 0 से अधिकतम गति और अधिकतम से 0 गति तक तो कंट्रोल करती है, यानी रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में ये गति को कंट्रोल कर सकती है। यदि 10 एम्पियर का करंट है, ये 10 ओम प्रतिरोध है, तो उसमें प्रवाहित हो रहा है, तो उष्मा कितनी उत्पन्न होगी? तो उष्मा यानी वाट। तो W बराबर सभी को पता है क्या होता है? W बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू I। हम इसमें 3 सूत्र होते हैं पावर के लिए, वोल्टेज इंटू करंट, दूसरा होता है V स्क्वायर इंटू R, और एक होता है हमारा पावर का I स्क्वायर इंटू R। अब यहाँ पर क्या दिया रखा? करंट दे रखा, रेजिस्टेंस। तो आपका तीसरा फार्मूला लगेगा आपका ये वाला। तो भैया क्या होता है? I स्क्वायर इंटू R। तो I स्क्वायर कितना है हमारा? I कितना है और R, तो I कितना है? 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 और 10, तो 100 गुणित 10 कितना हो जाएगा हमारा? 1000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000। तो 1000 वाट। अगला होता है हमारा MPCB का पूरा नाम क्या होता है? तो ये एक तरह से सर्किट ब्रेकर होता है। MPCB इसका फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर कहीं लिखा है कि नहीं यहाँ पर? तो हाँ, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो आपको दिख रहा होगा कि मोटर क्या होता है? मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। वैसे हमारा होता है कौन सा? MCB। क्या होता है हमारा? MCB। तो आपको याद रखना है MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दूसरा होता है MCCB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MCCB का? तो MCCB का फुल फॉर्म होता है मॉडलेट केज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अगला होगा तो होता है हमारा अगला RCB। RCB का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। यह लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देती है, यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है। अगला होता है हमारा ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर।
तो ये सभी के फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन बता दिए। अगला, किसी विद्युत अपघट्य प्रक्रिया में अपेक्षित सामग्री का द्रव्यमान m है, तो गणना करने के लिए क्या प्रयुक्त होगा? तो हम रासायनिक तुल्यांक, यानी हम कह सकते हैं फेराडे के 2 नियम दिए गए थे, उसमें पहला नियम दिया गया था रासायनिक तुल्यांक कि बैटरी का विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है। तो इसमें होता है m बराबर क्या होता है, z इंटू आई इंटू टी, यानी m होता है द्रव्यमान, z होता है रासायनिक तुल्यांक, I होता है करंट और t होता है समय। तो ये हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित कौन सा बल का मात्रक है? तो बल का मात्रक कौन सा होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ओम किसका? रेजिस्टेंस का। जूल किसका है? हमारा हीट। उष्मा का जो मात्रक है वो कौन सा होता है? हमारा जूल। वोल्ट किसका होता है? वोल्टेज का, विभव का। किसका? वोल्टेज विभव का। क्लियर है? डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो बैक ईएमएफ जो हमारा डीसी मोटर में ज्ञात किया जाता है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? हमारा लेंज के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? लेंज एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला था कि जब किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है, पर उसमें बना चुंबकीय क्षेत्र और हमारे जो घूमने वाला भाग है उसमें बना चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का क्या करते हैं? अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। उसमें यानी जो घूमता है उसमें उत्पन्न हुआ वोल्टेज और उसमें आरोपित वोल्टेज एक दूसरे का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो इसी को बोलते हैं लेंज का नियम। तो होगा ऑप्शन में लेंज का नियम। तो ये किस पे डिपेंड करता है? लेंज के नियम पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन्वर्टर परिपथ का उपयोग होता है। तो 2 प्रकार के परिपथ हमें इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर का काम होता है डीसी सप्लाई को एसी में करना। तो डीसी सप्लाई को एसी में करना, एसी को डीसी में करने वाला क्या कहलाता है? रेक्टिफायर। क्या होता रहता है? रेक्टिफायर। क्लियर है? निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति बदलना, उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में बदलना। लेड एसिड सेल की जो वाट घंटा क्षमता होती है वो 70% से कितनी होती है? 90%। 80 दिया है तो 90% तक होती है। यूपीएस का पूरा फुल फॉर्म अभी मैं तो बताया था उसके पहले, ये बिना रुके सप्लाई को कट नहीं होने देता। अबाधित पावर सप्लाई, अनरप्टेड पावर सप्लाई। अनरप्टेड यूनिडायरेक्शन पावर सप्लाई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा अनरप्टेड पावर सप्लाई, अनरप्टेड पावर सप्लाई, इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला अनरप्टेड, सेकेंड वाला अनरप्टेड पावर सप्लाई। ट्रांसफार्मर का नियमित अनुसरण की जांच करने के लिए क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं? तो उसका इंसुलेशन यानी ऑयल को चेक करते हैं। ऑयल क्या होता है? कुचालक होता है। तो उसकी कुचालकता चेक करते हैं कि वह चालकता तो गुण तो नहीं आ गया। क्लियर है? ट्रांसफार्मर का हम इंसुलेशन चेक करते हैं। क्लियर है? उसलिए उसमें ऑयल मीटर भी लगा रहता है। अनसैचुरेटेड डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें मैग्नेटिज्म में 2 पोल मैग्नेटिज्म डीसी में आर्मेचर रिएक्शन में उपयोग होता है। अमीटर को शंट में क्या कार्य करता है? तो अमीटर में शंट को हम करंट को बाईपास करने के लिए, यदि करंट को हमको बाईपास करना है तो हम अमीटर जो करंट को मेजर करता है अमीटर को हम काय में लगाते हैं? शंट में। ग्रिड सिंक्रोनाइज के लिए फेज सिंगल की अधिकतम सीमा है, तो ये होती है प्लस माइनस कितनी डिग्री? 20 डिग्री। जो ग्रिड को हम सिंक्रोनाइज करते हैं उसको 20 से डिग्री हम प्लस माइनस बड़ा घटा सकते हैं। अब ये हमारा एक बैटरी जो प्रतिरोध है वो कितना है? 20 ओम है। यदि हम 0.75 mm की धारा उत्पन्न की जाती तो बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो वोल्टेज कितना? तो वोल्टेज इंटू क्या होता है? आई इंटू आर। आर कितना एम्पियर दिया है? 0.75 दिया है। और हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया? 20। इसको हटाया कितना है? 100। क्लियर है? आपको पता है ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से क्या कट गया? 5। अब 75 बटे हमारा कितना है बचा है? 5। 75 को जब 5 से काटेंगे तो हम क्या बचेगा? 5 कम 5 55 2 बचा 55 25। तो हमारा 15 वोल्टेज आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या? हाँ। कितना वोल्ट आएगा? हमारा 15 वोल्ट। ये आसान से आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप भी कर रहे हैं आरआरबी लोको पायलट की तैयारी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क हम टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं। आप जाकर हमारे चैनल को विजिट करिए और मध्य प्रदेश लाइनमैन की
जो भर्ती है उसकी प्ले लिस्ट बनी है, उसमें पूरी आपको इलेक्ट्रिकल की वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर 2 वोल्ट और 4 एम्पियर हावर से 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो बनाई गई बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होगा? तो 2 वोल्ट है और 4 इसकी कैपेसिटी क्या है? 4 एम्पियर आवर्स। तो 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होगा? तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि बैटरी काय में जोड़ा गया है? पहले तो 4 वोल्ट समांतर क्रम में, तो मैंने 4 बैटरी लगा दी, और काय में जोड़ा है हमारे? पैरेलल में। काय में जोड़ा है? पैरेलल में। इतनी बात याद होनी चाहिए कि पैरेलल में आपको समांतर में वोल्टेज समान होता है, यानी इसके अंदर जितना वोल्टेज मैं दे रहा हूं, यदि मान लीजिए 20 वोल्टेज दे रहा हूं, तो इन सभी में कितना जाएगा? 20-20 जाएगा। कितना जाएगा? 20-20। तो समांतर में वोल्टेज क्या होता है? हर उपकरण को समान मिलता है। तो 4 सेल को समांतर क्रम में बैटरी कुल वोल्टेज कितना होगा? तो यदि 2 वोल्टेज जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है इनमें? 2 वोल्टेज, तो कितना होगा? 2। क्लियर है? तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।